नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्लस पर। मैं हूं पंकज और सबसे पहले आपका शहर आपकी खबर में ले चलते हैं आपको दिल्ली। पहली खबर दिल्ली से, जहां उपराज्यपाल यानी एलजी के एक आदेश से सभी वकील खफा हैं। एलजी के आदेश के विरोध में सभी वकील हड़ताल पर चले गए हैं। इससे दिल्ली की सभी जिला अदालतों में कामकाज बंद हो गया है। 30 हजारी, साकेत, रोहिणी, कंकड़, डूमा और द्वारका समेत सभी जिला अदालतों में हड़ताल से वादकारी भटक रहे हैं। दरअसल एलजी ने आपराधिक मामलों में पकड़े गए जाने वालों की थाने से वर्चुअल माध्यम से सुनवाई का आदेश जारी किया है। एलजी का मानना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई से अभियुक्तों को कचहरी लाने और ले जाने का झंझट समाप्त हो जाएगा। साथ ही कचहरी में भीड़ भाड़ भी कम होगी, जिसकी वजह से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना आसान होगा। पर वकीलों को ये आदेश मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि इससे पुलिस की दलाली बढ़ जाएगी और पकड़े गए लोगों की पैरवी न होने से उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। वकील हड़ताल पर अड़े हैं और दावा कर रहे हैं कि सरकार को झुकना पड़ेगा और आदेश वापस लेना पड़ेगा। वकीलों की हड़ताल से 3 दिन से जिला अदालतों में काम बंद है। इससे सैकड़ों केसों की सुनवाई रुक गई है। इस संबंध में क्या कहना है बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का, आइए सुनते हैं। सरकार को झुकना पड़ेगा क्योंकि हमारे वीके सिंह साहब चेयरमैन है यहाँ करकड़ुमा कोर्ट के, और करकड़ुमा कोर्ट जैसा वो आदेश करेंगे हम उनके पीछे पीछे हैं। शादरा बार कभी ना झुकी है ना झुकेगी। सरकार को झुकना पड़ेगा और ये हम नहीं, पूरी दिल्ली की सारे वकील बोल रहे हैं। सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में हड़ताल चल रही है और शाम को 4 बजे मीटिंग है। मीटिंग के बाद आगे की रणनीति डिसाइड करेंगे क्या करना है। वकीलों ने अपनी एकता दिखाते हुए हर हाल में ये सरकार से वापस लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि वकीलों का कहना है कि अगर ये बात उनकी नहीं मानी गई तो कहीं ना कहीं वो ताला लगाकर पूरी कानून व्यवस्था को ठप कर देंगे। इस समय मैं शादरा के करकड़डुमा कोर्ट में मौजूद हूँ और लगातार दिल्ली के सभी कोर्ट, चाहे वो करकड़डुमा हो, साकेत हो, 30 हजारी कोर्ट हो, सभी में जो है सीधे तौर पर कहूँ वकीलों की हड़ताल है। हड़ताल का कारण है दिल्ली के एलजी ने एक आदेश पारित किया है जिसमें थाने से एसएचओ पूरी प्रक्रिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कर सकेंगे। लेकिन वकीलों का सीधे तौर पर कहें तो विरोध है कि अगर थाने से कोई भी गवाही या इस तरीके की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस शक के दायरे में रहेगी। हो सकता है पुलिस दबाव बनाकर क्लाइंट को जो मन में आए वो बुलवा सकेगी। लेकिन अगर कोर्ट प्रोसेसिंग में वो पहुंचेगा, जज के सामने होगा, वकीलों के सामने होगा, तो बात सच निकल कर आती है। मैं परवेश शर्मा, न्यूज़ प्लस, दिल्ली। पूरी जानकारी आपको मिली जिसमें हमने आपको बताया कि एलजी के आदेश पर दिल्ली के सारे वकील जो हैं वो हड़ताल पर हैं। पूरे घटनाक्रम के ऊपर आइए आपको ले चलते हैं हमारे दिल्ली के ब्यूरो चीफ प्रवेश के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला इतना क्या है और सारे वकील इतने गुस्से में क्यों हैं। प्रवेश, ये वकीलों की जो हड़ताल है निश्चित तौर पर एलजी के आदेश पर जो है वो उससे सहमत नहीं है, जिसकी वजह से ये हड़ताल है। लेकिन इस हड़ताल की वजह जो है वो इतना गुस्सा क्यों है? कौन सी ऐसी वजह है जिसके कारण इन्होंने हड़ताल पे जाने के लिए इतना दम बांध रखा हुआ है? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एक आदेश पारित किया है जिसमें पुलिस किसी अपराधी को पकड़कर जब थाने में बंद करेगी या ये कहिए किसी शख्स को लाएगी और उसको थाने में बंद करेगी तो उसकी जो पेशी है वो वर्चुअल माध्यम से कर सकेगी। लेकिन ये वर्चुअल माध्यम से सीधे तौर पर कहूँ तो वकीलों को नाराजगी है। उनका कहना है कि इस तरीके से अगर पुलिस थाने में बैठकर किसी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पेशी करा देगी तो वकीलों का जो मायने है या ये कहे उनका जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं दूर भटकता नजर आएगा और पुलिस की जो है जागती बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि थाने में पुलिस से कुछ तौर पर कहे तो शख्स एक पुलिस वाले के सामने जब कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जुड़ेगा तो वो जो पुलिस का दबाव होगा उसको लेकर ज्यादा बोलने का आमादा रहेगा। लेकिन अगर वो कोर्ट में आता है तो कोर्ट में जज होता है, वकील होते हैं और कहीं ना कहीं जब वो सवाल जवाब होते हैं तो कुछ सही और गलत या ये कहें झूठ और सच थोड़ा सा जरूर सामने आता है और यही वजह है कि वकीलों की नाराजगी है। उनका कहना है कि इस तरीके से कराना कहीं ना कहीं वकीलों के साथ जाती है, उनके कामकाज को प्रभावित करने की भी कोशिश की जा रही है। जी प्रवेश, वकीलों के साथ जाति तो अलग एक मुद्दा हो गया, लेकिन कुल मिलाकर अगर कोई आरोपी या कोई अपराधी
अगर पुलिस हिरासत में है तो अक्सर हमने देखा है कि वो पुलिस के सामने उसका बयान कुछ और होते हैं, फिर जब वो अदालत में पहुंचता है तो उसका बयान कुछ और होते हैं। क्या इस घटना को भी इस पूरी हड़ताल से जोड़ के देखा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो पूरी वही है। सीधे तौर पर वकीलों का आज जब न्यूज प्लस के द्वारा हमने बातचीत की थी तो सीधे तौर पर जो बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं उन्होंने सीधे तौर पर ये बात बोली है कि वकील भले ही इसमें विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा जो है आम जनता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब जनता का कोई शख्स किसी भी मामले में जब वो थाने में जाएगा या ये कहे थाने में पकड़ा जाएगा तो वो उसकी जो गवाही है या ये कहे उसकी जो सुनवाई है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है उस पर दबाव बनाएगी और दबाव बनाने के वजह से शख्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उतना ही बोलेगा जितना उसको कर पाएगा। तो सवाल वकीलों का यही है कि ऐसा ना हो कि अन्याय की प्रक्रिया बढ़ जाए या पुलिस की दादागिरी बढ़ जाए। और सीधे तौर पर कहूँ तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस अक्सर कई मामलों में कम से कम 80% मामलों में कई बार जो है दबाव में आकर केस रजिस्टर करती है, तो कई बार किसी को फंसाने का काम भी कर देती है। इसी वजह से जब इसी के कहीं ना कहीं पुलिस की दादागिरी बढ़ेगी और आम जनता के लिए वकील जो है आज प्रदर्शन है और सीधे तौर पर ये मांगे कि ये आदेश वापस होना चाहिए। जी, पिछले 3 दिनों से कामकाज ठप है अदालतों में, इसकी वजह से मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही होगी, वादकारी और बहुत परेशान होंगे प्रवेश। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कई लोगों की तारीख है, किसी की बेल होनी है, किसी की जमानत होनी है, या सीधे तौर पर कहूँ तो कोई शख्स ऐसा है जिसको अपने कई ऐसे केस है जिसको लेकर सुनवाई करनी है, लेकिन जिस तरीके से हड़ताल हो रही है तो पूरा जो है कोर्ट का जो कामकाज है वो प्रभावित हो रहा है। वकील किसी भी रूप से जो है कामकाज नहीं कर रहे हैं। न्यायाधीश और कर्मचारी जरूर कोर्ट में परिसर में आ रहे हैं, कोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन वकीलों द्वारा किसी प्रकार का कोई भी कामकाज नहीं किया जा रहा है। चूंकि वकील जब किसी भी केस की सुनवाई करने नहीं पहुंचेंगे तो केवल कर्मचारी और न्यायाधीश किसी भी काम ना होने की वजह से पूरे तरीके से कहा जाए जो केस की तारीख आज की है उनको नेक्स्ट तारीख देकर सिर्फ उनको टाला जा रहा है या ये कहे आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल वकीलों की जो एकता है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वकीलों ने आज भी दिल्ली में कई जगह प्रदर्शन किया, कई रास्तों को जाम किया है और अपनी बात पर अडिग है। उनका कहना है कि वकील हमेशा और वकीलों का काम है समाज को न्याय दिलाना, और अगर सरकार किसी भी प्रकार की जाति करेगी तो उसके खिलाफ आवाज उठाकर कहीं ना कहीं उसको रोकने करेगा। और वकीलों ने पूरी तरीके से एक रणनीति बना भी ली है। आपको बता दूं पहले भी कई बार दिल्ली में इस तरीके से हड़ताल, उस हड़ताल में वकीलों की जीत हमने देखी है। और अब इस मुद्दे में क्या होगा, अब ये आने वाला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश पूरी जानकारी के लिए। आप खबर पर नज़र बनाए रखिएगा, आने वाले दिनों में भी हम आपसे इस खबर के बारे में अपडेट लेते रहेंगे। दिल्ली से चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां लखनऊ के लोक भवन में आयोजित 3 दिन के महाकुंभ में हजारों युवाओं के चेहरे उस समय खिल उठे जब उनके भविष्य के रूप में नियुक्ति पत्र उनके हाथों में। 2500 सरकारी नौकरियों के साथ करीब 10,000 युवाओं को देश विदेश की बड़ी कंपनियों में जॉब मिला है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, हर युवा के मन में नौकरी का एक सपना होता है, उसके सपने को मंच देने का काम सरकार कर रही है। जब यही युवा भेदभाव, बेईमानी, भ्रष्टाचार का शिकार होता है तो राष्ट्र की बड़ी क्षति होती है। योगी ने पहले की सरकारों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले नियुक्ति में बंदरबांट, बेईमानी, भ्रष्टाचार होता था, फिर न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता था। बेईमान राजनीतिक दलों ने यूपी को बीमारू बना दिया था। युवाओं और यूपी के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। सीएम ने कहा, आज लखीमपुर खीरी, नेपाल बॉर्डर, जंगल से लेकर थारू तक बेटियों का चयन हो रहा है, निष्पक्ष नौकरियां मिल रही हैं और ये प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष है, पारदर्शी है। जिन लोगों तक योजनाएं नहीं पहुंचती थी, आज वहां नौकरियां पहुंच रही हैं। सीएम ने युवाओं को बधाई दी और कहा, बदलते प्रदेश में उनको बड़ी जिम्मेदारी का हिस्सा बनना है। इस मौके पर महिला कल्याण राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि ये केवल सरकारी नौकरी नहीं, परिवारों का विश्वास भी है। युवाओं का आह्वान किया गया और वो इसे केवल सरकारी सेवा तक सीमित ना रखें, बल्कि प्रदेश के विकास में दायित्व निभाएं। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने एक शेर से संबोधन शुरू किया था। उन्होंने कहा
कि लोग कहते हैं कि बदलता है ज़माना, अक्सर मर्द वो हों जो ज़माने को बदल देते हैं। उन्होंने कहा यूपी ने योगी के नेतृत्व में कमाल किया है। रोजगार महाकुंभ के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे लखनऊ संवाददाता शरफुद्दीन खान। शरफुद्दीन जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? जी जी। शरफुद्दीन जी, ये रोजगार मेला जो आज हुआ है लखनऊ में, इससे आपको क्या लगता है, युवाओं में क्या एक नई ऊर्जा आई है सरकार की तरफ से? अजीत जी, हम आपको इस टाइम हालात ऐसे बता दें, जिस तरह कहा जाता है कि रोजी रोजगार जो है नौजवानों की खुराक होती है, मगर अभी जो है अभी 3 दिन के अंदर का यहाँ का एक प्रोग्राम है जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चला, उसको लेकर राहुल गांधी ने भी एक अभी टिप्पणी भी करी थी कि रोजी रोजगार देने का खाली जो है घोषणा किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर योगी आदित्यनाथ की जो पहल है वो कहीं ना कहीं कामयाब पहल है, क्योंकि जिस तरह तैयारी की जाती है, एक ये देखा जाता है कि रोजगार दिया जाए, मगर अब हालात ऐसे हो गए, सरकारी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। इन्हीं ने जो है कंपनियों को जो है हायर किया है, बाहरी कंपनियों को, दुबई कंपनियों के कंपनी को हायर किया है, और भी बाहर के मुल्कों की कंपनी है, उसमें ये कहा गया है कि नौकरी दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने एक छोटा बयान भी जारी किया था, उन्होंने ये कहा था कि रोजी रोटी कोई छोटी मोटी नहीं होती है, छोटा बड़ा नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं आदमी को बढ़ना चाहिए और अपनी मेहनत से, ईमानदारी से काम करना चाहिए। उसमें ईमानदारी काम करने के बाद उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ इसी के लिए जो है 3 दिवसीय जो है एक मेला लगाया था रोजगारों का। आप इसको हम बता दें, 2 लाख से ऊपर जो है 2,47,000 से ऊपर जो है काम करेगा, जिसमें से 1,000 लोगों को जो है चिन्हित करके आज उनको नियुक्ति पद भी दिया गया है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ की जो पहल है अच्छी पहल है, मगर ये बात पहले से होती तो नौजवानों ने भी जितनी फांसियां लगाई हैं, जितने लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई है, ये नौबत न आती। फिलहाल 2027 का चुनाव है और सरकारों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जो है नौकरी नहीं मिलेंगी तो गाँव केरल में जो है जो लोग यहाँ शहर में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मगर ये नौकरियां एक अहम चीज यही है कि रोजी नहीं होगी तो रोजगार नहीं होगा, तो इंसान की जिंदगी कैसे चलेगी। आज हम लोगों ने जो पढ़ाई लिखाई तो कर ली है, मगर काम नहीं है, जो है रोजगार नहीं है, कारोबार करने की ताकत नहीं है। शरफुद्दीन जी, हमने आपकी सारी बात सुनी, पूरे महाकुंभ जो ये रोजगार का महाकुंभ हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी दी। हालांकि विपक्ष इस पे प्रश्न उठा रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि ये इतनी देर से क्यों, या इलेक्शन के पहले क्यों। विपक्ष का काम है क्वेश्चन उठाना, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? वहाँ पर आप गए, आपने देखा जो युवा वर्ग है रोजगार के लिए वहाँ पर प्रतीक्षारत है, तो वहाँ का माहौल आपको कैसा लगा कुल मिलाकर? अजय जी, बता रहे संवाद का सवाल अच्छा है। इसमें कहा जा रहा है कि रोजगार दिया जाएगा, जिसमें सिखाने की बात कही जा रही है, लोगों को कंपनी से जोड़ने की बात कही जा रही है, मगर वो नौजवान जो बेरोजगार है उनको यही नौकरी मिल रही है। उसमें अब ये भी बताया जा रहा है कि नौकरी 12 से 13,000 रुपए दिए जाएंगे। ये कंपनियां हैं, बाहर की दुबई की कंपनियां हैं, और ये कहा जा रहा है कि इनको तैयारी करके इनको नौकरी दी जाएंगी। मगर ये चीजें हकीकत में कब निकल के सामने जाती है, अभी आप जैसे आपसे पहले भी बात कही थी, ये जो है अभी लिखा पढ़ी चल रही है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म भरने के बाद की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, प्रक्रिया में होने के बाद जो है नियुक्ति पद किए जाएंगे। इसके लिए पहले इनको जो है पूरी चीजें साबित करना पड़ेंगी कि नौकरियां कहाँ की है, क्योंकि अभी आपको बता दें जिस तरह जैसे सरकारी नौकरियां खत्म हो गई है, संविदा भी नौकरी हो गई है, इसी तरह की नौकरी जब हो गई है उसको लेकर के बहुत सवाल निशान जो है विपक्ष उनके ऊपर उठा रहा है कि नौकरियां दे तो रहे हैं, मगर वो ऐसे नहीं है। बहुत ऐसे भी अखिलेश यादव ने भी कहा नौकरी नहीं कौन सी दे रहे हैं, अफवाह करने की, रोजगार दे रहे हैं, तो दूसरे तक की तरह की इस तरह की नौकरियां जो दी जा रही है वो नौकरियां नहीं है, वो खाली ये है कि नौजवानों को जो है का भविष्य खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी हम आपको एक बात बताएं, इससे पहले भी रोजगार मेला लगाया गया था, वहाँ फॉर्म भरे गए थे, नौकरियां दी तो गई कंपनियों ने, मगर उनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा नहीं हो पाया कि हमको 3-3 महीने हो गए सैलरी नहीं मिली। तो यही विधानसभा के सामने आकर के उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और ये कहा नौकरी तो मिल जाती है, काम करने के तरीके से हो जाते हैं, मगर हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद शरफुद्दीन जी। ज़मीनी हकीकत क्या है, रोज़गार कितने लोगों को मिलना है और कैसे मिलना है, ये आने वाला समय बताएगा। हम और आप ज़रूर इस पर नज़र रखेंगे। अब दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देने वाली 2 खबरें उत्तर प्रदेश से। जालौन में जहां बेटे ने पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला, वहीं बांदा में पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी की गर्दन सिर धड़ से अलग कर दी। इंसान को अंदर तक हिलाकर रख देने वाली दोनों खबरें अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। जालौन के केलिया थाना क्षेत्र के ग्राम जैतपुरा में बेटे ने न केवल अपने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, बल्कि बीच बचाव करने आई मां को भी उसने कुल्हाड़ी से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। ग्रामीणों की माने तो बेटा सुनील राठौर का पिता मुन्ना लाल से अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा
होता रहता था। मंगलवार देर रात शाम दोनों में फिर झगड़ा हुआ। गुस्से में सुनील ने कुल्हाड़ी से पिता पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। मां मालती पत्नी को बचाने दौड़ी तो सुनील ने उन पर भी कुल्हाड़ी से कई वार कर दिए। मोहल्ले वाले दौड़े और उनको किसी तरह बचाकर अस्पताल ले गए। कुछ गांव वालों का कहना है कि सुनील मानसिक रूप से अस्वस्थ है और अक्सर घर में विवाद करता रहता था। अचानक गुस्से में आकर उसने इतने बड़े कांड को अंजाम दे डाला। दिल को दहला देने वाली इस घटना को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हैं। आइए घटना के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं हमारे अपने जालौन संवाददाता से, वसीम से। वसीम, आप सुन पा रहे हैं हमको? जी सर। वसीम, एक ये बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है जिसमें एक लड़के ने अपने पिता को कुल्हाड़ी से मार दिया। क्या है पूरा घटनाक्रम, क्या जानकारी है आपके पास? जी, घटना जालौन के जैतपुर गांव की है। ये विभत्स घटना है। इस घटना पे कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि पिता को इसने उसको कुल्हाड़ी में कुचल के फेंक दिया और माँ को वार कर दिया। पुलिस ने सिर्फ इतना कह के टाल दिया कि मानसिक रूप से बीमार है। मानसिक रूप से कैसे बीमार था, क्या बीमार था, इसका सबूत अभी तक पुलिस दे नहीं पाई। घटना हुई है, लोगों का कहना है परेशान रहता था, घर में कलह करता था। कलह के कारण क्या रहा, ये अभी तक कोई स्पष्ट खुल के नहीं आ पाएगा। हाल फिलहाल में क्या ये इसको पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है या अभी पकड़ा नहीं गया? तो पुलिस ने गांव के बाहर उसी दिन पकड़ लिया था। घटना के 2 घंटे के बाद उसको पकड़ लिया था। उससे पूछताछ में लगाया से पूछताछ हो रही है पंकज, लेकिन अभी कुछ कहने को तैयार नहीं। पुलिस अभी कुछ कहने को तैयार नहीं, उसके क्या बयान आया, उसका क्या कहना है, क्या नहीं कहना। गांव वालों से कोई बात हुई आपकी, जो उसके अगल बगल रहने वाले लोग हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम पर? उन्होंने कुछ बताया कि ऐसी घटना को अंजाम कैसे दिया और क्यों दिया? जैतपुर छोटा गांव है, पुलिस से कोई बुराई लेना नहीं चाहता। पुलिस जैसा कह रही है उसने भी कह दिया कि नहीं, वो मानसिक रूप से बीमार था। एक और वैसे सूत्रों से मालूम करता है कि वो उसमें ये मालूम पड़ता है कि ये लड़का मतलब थोड़ा सा संकी टाइप का था, लेकिन मानसिक रूप से बीमार नहीं था। क्योंकि 32 साल की उसकी उम्र हो गई, अगर मानसिक रूप से बीमार होता है इससे पहले भी कुछ कर चुका होता है, लेकिन इससे पहले उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी तरह का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड है ही नहीं। तो अचानक उसने क्यों? विवेचना में ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये घटना को क्यों अंजाम दिया गया। ये जांच का विषय है, जल्द ही बात का खुलासा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम पूरी जानकारी के लिए। अब बात करते हैं बांदा की, जहां रात में पति ने कुल्हाड़ी से गर्दन पर कई वार कर पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया। सनसनीखेज वारदात तिंदवारी थाने के धौसड़ गांव में हुई है। धौसड़ के रामाशीष ने रात में अचानक पत्नी मंजू को क्यों मार डाला, ये अभी भी रहस्य है। बेटी निहारिका ने बताया कि वह दूसरे कमरे में सो रही थी। अचानक धम धम और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी तो वो मम्मी पापा के कमरे में पहुंची। दरवाज़ा अंदर से बंद था तो उसने खिड़की से झांका। खिड़की से अंदर झांकने पर उसका दृश्य डराने वाला लगा। पिता के हाथ में कुल्हाड़ी थी और बिस्तर में माँ का शव पड़ा हुआ था। दरवाज़ा खोलकर उसने बाहर चिल्लाया। अपने ताऊ और पड़ोस में रहने वाले कुछ अन्य लोगों को उसने बुलाया। अंदर आकर लोगों ने पिता से किसी तरह दरवाज़ा खुलवाया तो डराने वाला दृश्य देखने को मिला। माँ का सिर धड़ से अलग था। निहारिका के अनुसार 2 बार पहले भी पिता ने माँ को मारने की कोशिश की थी, लेकिन इधर कई माह से उनके बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था और न कल कोई ऐसी बात हुई थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रामाशीष ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से इतने वार किए कि सिर ही धड़ से अलग हो गया। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है रामाशीष से। फील्ड यूनिट के साथ फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की पूरी जांच की हुई है। घटना के बारे में मृतका की बेटी, जेठ और सीओ सदर राजवीर सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मम्मी पापा कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ। मम्मी सबको खाना वाना खिला के सो गई हैं। अब पापा पता नहीं क्या हो गया, पापा से कुछ बात भी नहीं हुई है और ऐसी मार वार दी है। गम की तो बार आवाज़ आई, हम दूसरे कमरे में सोते हैं, फिर उसको देखेंगे तो ऐसा घटना हो गया है। क्या नाम है तुम्हारे पापा का? पापा का नाम है रामा सिंह। मम्मी का क्या नाम है? मंजू नाम है। मामला ये है, मेरा सगा भाई है। क्या नाम है भाई का? भाई का नाम रामाशीष है। वो अपना परिवार सहित अलग रहता है और हम अलग रहते हैं। शाम को क्या हुआ है कि वो अपने घर में खाना वाना खा पी के आराम से लेट गए हैं। हम अपने घर में लेट गए हैं। इसके बाद क्या हुआ कि जब बड़ी वाली बिटिया ने जब हल्ला मचाया तब सब लोग जग रहे थे। इसके बाद हम गए, जाके वहाँ देखा तो भाई ने जो है भाभी को जो है कुल्हाड़े से वार कर दिया था और ख़त्म हो गई थी वो ऑलरेडी वहीं मौके पे। आज दिनांक 26/8/2025 को थाना तिंदवारी क्षेत्रांतर्गत
ग्राम धौफण में मंजू देवी उम्र करीब 38 वर्ष अपने घर के कमरे में सो रही थी। तभी अभियुक्त पति राम आशीष वर्मा पुत्र भोला प्रसाद उम्र करीब 42 वर्ष ने अपनी पत्नी मंजू देवी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। अभियुक्त हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर स्थानीय पुलिस मौजूद है। लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बांदा की इस पूरी घटनाक्रम पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज त्रिपाठी, हमारे संवाददाता। पंकज से बात करते हैं और पूछते हैं कि ऐसी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दिया एक व्यक्ति ने। पंकज, ये जो पूरी घटनाक्रम है जिसमें पति ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी है, घटना अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि इतना बड़ा कांड उस व्यक्ति ने क्यों कर डाला। क्या आपके पास क्या? जी पंकज, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला तिंदवारी थाना अंतर्गत धौसड़ गांव का मामला है, जो कि आपका बांदा मुख्यालय से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि हमने जब वहां लोगों से पूछताछ की तो पूछताछ में यही सामने आया कि अज्ञात कारणों के चलते ही पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आपको बताएं कि शाम के वक्त पत्नी खेत से लौट के आती है और लौटने के बाद घर का पूरा काम करती है और खाना बनाती है। खाना सब परिवार को खिलाती है, पति को भी खिलाती है और बच्चों को भी खिलाती है। इसके बाद जब अपने कमरे में सो जाती है तो पति दरवाजा बंद करके और उसको कुल्हाड़ी से उसको गर्दन में वार करके उसकी हत्या कर देता है। और बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे होते हैं। जब उसकी लड़की ने देखा कि पिता ने कुल्हाड़ी से पत्नी माँ की हत्या कर दी तो बच्ची ने रात को 9 बजे ही बाहर निकली और जोर जोर से शोर करने लगी। शोर करने के बाद जब वहां के मोहल्ले वासी इकट्ठे हुए, कुछ परिवार के लोग इकट्ठे हुए, तब जाकर के जब देखा तो घटना मौके स्थल पर ही पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। जी पंकज, आप घटनास्थल पर पहुंचे थे, आपने घटनास्थल के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से भी बातचीत की होगी। क्या पता लगा आपको कि इतनी बड़ी जो ये घटना को अंजाम दिया गया था, इसके पीछे कोई कारण था? आसपास के लोगों का क्या कहना है इस घटना के बारे में? आसपास के लोगों से हमने पूरी जानकारी मांगी तो जानकारी में यही निकल के आया कि आपसी कलह आज से 2 महीने पहले से ही आपसी कलह पति पत्नी के बीच चल रहा था और कभी कभी आरोपी शराब का सेवन भी करता था। तो हो सकता है, मतलब वहाँ के लोगों का यही कहना था कि हो सकता है कि नशे में रहा हो उस समय या नशे में आकर के पत्नी की हत्या कर दी गई हो, लेकिन पूरा मामला खुल के सामने नहीं आ पा रहा। जी पंकज, बड़ी घटना को अगर कोई व्यक्ति अंजाम देता है तो वो एक नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। क्या आपको कुछ जानकारी हुई, पुलिस से कोई जानकारी हुई कि क्यों उस व्यक्ति ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले क्या कोई नशा कर रखा था या मानसिक रूप से कोई उसको दिक्कत थी? हमने जो है जब गांव वालों से पूछना चाहा, पूछने के बाद वहां से कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो मैंने थाना तिनवारी एसओ से भी संपर्क किया फोन में और संपर्क करने के बाद मैंने उनसे पूरी घटना की जानकारी मांगी तो उन्होंने केवल इतना ही बताया कि केवल आपसी कलह पत्नी के बीच था और आपसी कलह के चलते पति ने जो है पत्नी की हत्या कर दी। जी बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। अगर आपसी कलह के आधार पर ही इतनी बड़ी घटना को कोई व्यक्ति अंजाम दे देता है तो ये बड़ा चिंतनीय और सोचने का विषय है, हमको और आपको भी। आपका शहर आपकी खबर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।